नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द सूत्रधार पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं रेत की मछली का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। नींद टूटी तो थोड़ी देर तक मैं समझ ही नहीं पाई कि सुबह हो चुकी है या रात उतरने वाली है। कुछ देर बाद ही मैं सुस्थिर हो पाई। मानसिक क्लानित के कारण संभवतः सारे दिन मैं सोती रही थी। धूप बिल्कुल जा चुकी थी। आकाश पर रोशनी के अंतिम लक्षण बीतने वाले थे। मैं चौंक कर उठ बैठी। पलंग के पास की छोटी मेज पर मेरी वह डायरी पड़ी हुई थी जिसे पढ़ते पढ़ते मैं थक कर सो गई थी। पर्दा हटाकर आगे बढ़ते हवा के साथ उसके पन्ने उलट पलट जाते थे। जो पन्ना खुला हुआ था उसकी तारीख चमक रही थी। 14 मार्च 1963। तिथि के नीचे गांधी के शब्द छपे थे। प्यार किए बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्यार से ही त्याग की भावना आती है और त्याग ही मानव को सच्चे अर्थों में मानवीय बनाता है, स्वार्थ से उठाता है। क्या सचमुच उठाता है? क्या सचमुच मानवीय बनाता है? तभी दरवाजे पर आहट हुई। मैं थोड़ा सा चौंक गई। यंत्रवत मैंने डायरी बंद कर ली और उसे छिपाने जा रही थी कि कुमुद अंदर आ गई। उसने देखा और अचानक जोर से बोली, ए यू नॉटी, क्या छुपाया जा रहा है? डायरी तकिए के नीचे करके मैंने खिसियाहट भरी आवाज में कहा, कुछ भी तो नहीं, छुपाना क्या था? कुमुद ने अपना बैग पलंग पर फेंका और तकिए की ओर झपटी, लेकिन मैंने डायरी उसके हाथ में जाने नहीं दी। काफी देर तक छीना झपटी के बाद शायद वह ऊब गई। झल्लाकर बोली, जा हट, मर, छुपा ले, मत दिखा। फिर स्वस्थ होकर बोली, देवी जी कुछ चाय वाय हुई या नहीं? हल्का सा अपराध का भाव मन में उभरा। मैं देर तक सोई रही। कुमुद ऑफिस से थकी हुई आई होगी। उसे एक कप चाय तैयार दे सकती थी तो कितना अच्छा होता। अचकचा कर मैं उठ गई। बोली, अभी तैयार करती हूँ, तुम बैठो। अरे पागल हुई हो, मैं ही बनाती हूँ, कहकर कुमुद बरामदे के कोने में बनी रसोई में खड़ी हो चाय बनाने लगी। इच्छा हुई कि डायरी के अधूरे छोड़े हुए पन्ने फिर खोलूं, लेकिन वैसा कर नहीं सकी। प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। क्या यह सच है? जीवन का बीता हुआ इतिहास एक ऐसे यंत्र की तरह चेतना पर घूमने लगा जिसमें बहुत से निशान बने होते हैं और जिससे किसी वस्तु का आकार आंका जाता है। लेकिन प्रेम के संदर्भ में लिखा हुआ वह सत्य जीवन के इतिहास में उस यंत्र पर खरा उतरता है क्या? प्यार की इस निष्ठा में जीवन के दूसरे चक्र कितना खेल खेलते हैं। कब चाहा था मैंने वह सब जो कुछ भी हुआ? क्या वह सब प्यार का ही सत्य था? क्या प्यार के इसी उबलते हुए सरोवर में कमल के बजाय सिवार और काई नहीं उगती? क्या प्रयत्न से सिवार और काई का उगना रोका जा सकता है? मैंने चाहा था कि शोभन वह प्यार बने, ऐसा प्यार बने जो मुझ तक ही सीमित रह सके, जिसमें हवा के साथ उड़ती बालू का भटकाव ना हो, जिसमें कण कण मन और तन को सहेज कर प्यार की फुलबगिया में सीमित कर दिया जाए। लेकिन क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच प्यार की उस फुलबगिया में? क्रोध, जिद, खींच और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगा जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो। फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे बांधना भी असंभव हो आया। सुनसान, भयानक और तिलमिलाती हुई दोपहर थी वह, 7 जून 1960। सजा सजाया घर मोहाविष्ट शोभन समेत मीनल को अर्पित कर गोद में नन्ही तोरू के साथ इसी जलते रेगिस्तान की रेत में निकल आई थी मैं। चक्कर पर चक्कर काटते हुए अकस्मात चौंक चौंक कर तपती रेत में पीछे मुड़ देखना कि कोई मुझे बुलाने आ रहा है। चमकती हुई रेत के उस छूटे हुए रास्ते के अलावा और कोई भी नहीं। तपती रेत का वह रास्ता है जो पीछा करते हुए मेरे साथ साथ चला आ रहा है। 1.5 बरस लंबे लंबे दिनों को अपने पीछे आते महसूस किया और बार बार चाहा कि इसी रेत के बीच कहीं एक दलदल मिल जाए जिसमें मैं समा जाऊं, लेकिन टखनों तक धंस कर भी आगे डूबा ना गया। जीने की इच्छा का कोई एक तार बार बार आगे और आगे खींचता रहा। चिलचिलाती हुई दोपहर, गर्मी से उबे मुरझाए पेड़ और लू से तपता हुआ एक छोटा सा स्टेशन। तोरू को कलेजे से चिपकाए हुए सामान का छोटा सा बंडल संभाले मैं टीन के साइबान के नीचे बेंच पर इंतजार करती हूँ कि वहां सामने बिछी हुई जलती पटरियों पर एक ट्रेन आएगी। चेहरे पर बार बार पसीना आ रहा था। पसीना तपन का ही नहीं, घबराहट का भी था। कैसे आ गई मैं यहाँ तक, बिल्कुल अकेले? कहीं कोई परिचित मिल गया तो क्या होगा? क्या सोचेगा वह? घर पर लौटकर माँ और पिता से क्या कहेगी? सोचती कि इस सीमेंट के प्लेटफॉर्म पर ही रेत का वह विस्तार पैदा हो जाए जिसमें धंस कर मैं डूब जाऊं। घबराहट हटाने के लिए मैं इधर उधर ध्यान भटकाने लगी। देखा, तोरू के चेहरे और नन्हे नन्हे हाथों पर पसीना झलक आया है। पसीना पहुंचा, उसे लू से बचाने के लिए पानी पिलाया और फिर रुमाल टटोलकर देखा कि टिकट सावधानी से बंधा है। मृग तृष्णा के वे दिन भी कैसे बीते थे।
बच्ची बहुत छोटी थी जब मैं उसे लेकर अकेलेपन के रेगिस्तान के इस पार माँ के पास लौट आई थी। सोचा था शायद कभी खोया हुआ प्यार लौटे, शायद कभी दूसरी बार फुलबगिया की रात रानी के गंध का झोंका आए, शायद फिर कभी नाद के पानी में उग आया कमल मेरी आंखों को परस जाए और दो बाहों के बीच नया जीवन उगे। लेकिन मृग तृष्णा बदली नहीं, चाहा हुआ सच नहीं हुआ। 2 बरस रेत में भटक भटक कर आखिर इस प्लेटफॉर्म पर आ पहुंची। ट्रेन आ रही थी। छोटे प्लेटफॉर्म पर हलचल शुरू हो गई थी। गिने चुने कूली ट्रेन के इंतजार में आकर खड़े हो गए थे। 10-12 मुसाफिर सामान सहेजने और भाग दौड़ करने लगे थे। मैं क्या सहेजूं? सब कुछ बिखरने के बाद अब जो जिजीविषा के 2 कण मेरे आंचल में बचे थे, उन्हें मणि की तरह सहेज कर मैं खड़ी हो गई। एक कूली ने मेरे करीब ठिठक कर कहना चाहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है या नहीं, लेकिन फिर कुछ सोचकर दूसरी ओर चला गया। चमकती हुई धूप में क्षितिज के पास जहाँ दोनों पटरियों ने मिलकर सुई की नोक जैसी बना ली थी, वहाँ एक काला बिंदु उभरकर डरावने ढंग से बड़ा होता जा रहा था। जैसे जैसे वह काला बिंदु बड़ा होता गया, उस छोटे से स्टेशन के टीन के साइबान में कपकपी भरती गई। प्लेटफॉर्म के सिरे तक पहुंचते पहुंचते ट्रेन का वह विराट आकार इतना भयानक उठा कि मन दहल गया। 2 ही क्षण में इंजन दहाड़ता हुआ धरती कपाता मेरे पास से गुजर गया। ट्रेन धीरे धीरे रुकी। एक जगह मुझे हल्की निराशा सी भी हुई कि वहाँ भीड़ क्यों नहीं है। उस समय भीड़ का ना होना मुझे बहुत सहज नहीं लगा। 2 बरस पहले इसी स्टेशन पर एक गाड़ी रुकी थी। ठीक इसी तरह उस दिन भी एक छोटा सा स्टेशन इसी तरह उजाड़ था। सूने प्लेटफॉर्म पर बनी बेंचें इसी तरह वीरान पड़ी थी। वह ट्रेन जैसे मुझे बलात् किसी असहाय की तरह प्लेटफॉर्म पर धकेल कर दहाड़ती हुई चली गई थी। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई थी कि सामने खड़ी माँ और पिताजी से मैं क्या कहूँ। वे भी शायद मेरी तरह उद्वेलित थे। बम्बई से यहाँ तक के इस लंबे सफ़र से कहीं ज़्यादा गहरी कुछ बातें थीं जो कही नहीं गईं, लेकिन सुनी और समझी गईं। मेरी श्रीहीन और सौभाग्य विहीन होकर लौटा चेहरा स्नेह सिक्त पिता की आंखों में झलक आया था। शब्द पास नहीं थे कि वे बेटी की यातना को व्यक्त कर पाते, क्योंकि बेटी की यातना उनका अपना भोग भी थी। शब्द तो किसी के पास भी नहीं थे, मेरे पास भी नहीं, माँ के पास भी नहीं, और तोरू तो थी ही अभी बेजुबान, अश्रुसिक्त। थोड़े दिन के बाद मुझे एक जगह काम मिल गया था। जहाँ काम मिला था वह दफ्तर कोई 25 मील दूर शहर में था। हर मौसम की मार झेलती हुई 25 मील की वह दूरी हर रोज़ तय करती थी। हर रोज़ नापी जाती थी वह दूरी। लंबे लंबे 8 घंटों के काम के बीच ऐसी लगती जैसे मैं सिसिफस हूँ, जो पत्थर की चट्टान ढकेलता हुआ पहाड़ की चोटी तक ले जाता है और चट्टान फिर नीचे ढुलक आती है। सिसिफस के हाथ से छूटी वह चट्टान मेरे सीने पर आकर गिरती थी। मन कचोट जाता था जब तोरू अपनी तोतली भाषा में पूछ बैठती थी, पापा कब घर आएंगे मम्मी? पापा रात को घर क्यों नहीं आते? वे शब्द कहाँ थे मेरे पास जो बता पाते कि पापा घर क्यों नहीं आते, और यह कि जिसे वह घर कहा जाए वह कहाँ है? तोरू के वाक्य मन में घुमड़ते रहते और नींद भाप की तरह उड़ जाती। सारी रात इधर से उधर करवटें बदलते बीतती। नींद और शांति जैसे खोजे भी नहीं मिल पाती थी। शांति मिलती भी तो कैसे? मन की शांति को गमलों में उगाया तो नहीं जा सकता। शांति धूप की किरण भी तो नहीं है कि खिड़की खुलते ही अंदर आ जाए। 2 बरस लगातार अशांति के इस जलते रेगिस्तान में नंगे पांव घिसटती रही। 2 लंबे बरस तन को धीरे धीरे धुनते गए। चलते चलते लगता जैसे आंखों में अंधेरा छा रहा है और पेशियों का तनाव टूट जाने लगा है। माँ कहती कि मेरा चेहरा पीला हो आया है और मैं सूख गई हूँ, इलाज कराना होगा। लेकिन इलाज कैसा, किसका? तन के रोग का होता है, मगर मन के रोग का इलाज? यातनाओं की उस धुंध में एक दिन मैंने सोचा कि मुझे बम्बई जाना होगा। 16 मार्च 1962। डायरी में तारीख पड़ी हुई है। पूरे पन्ने पर थके हाथों घसीट कर लिखा गया है। ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ली है। बम्बई जाना है, जाना ही होगा, उपाय कोई नहीं है। तोरू, तोरू, तू क्या समझ सकती है मन का रोग क्या होता है? मन भर जाए तो तन का जीना कैसा होता है? तोरू, तू क्या समझ सकती है कि आगे क्या होगा? मेरा तो बस नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तू समझ सकती है मेरी बात को। 16 मार्च 1962। डायरी की उस अस्फुट लिखावट पर उस वीरान प्लेटफॉर्म से छूटी हुई एक गाड़ी के पहियों के निशान हैं। एक गहरा धक्का लगा था जैसे ही मैंने ट्रेन पर पांव रखा था। ऐसा लगा था जैसे कि मैं ट्रेन पर चढ़ी नहीं बल्कि किसी गहराई में गिरा दी गई हूँ। बम्बई जाने वाली उस एक्सप्रेस ट्रेन पर बैठे बैठे अनगिनत क्षणों के छोरहीन क्रम तक फैले हुए विक्रांत जीवन के सहस्त्रों परछाइयाँ मेरे मानस पर ट्रेन से दिखते दृश्यों की तरह उभरती मिटती रही। बहुत तीखी प्यास लगाई थी, लेकिन मन टूटा हुआ था, उठा नहीं जा सका। बालों में धुएं की गर्द भर गई थी, होठों पर पपड़ियाँ उभर आई थी, अंतःस्थल जल रहा था। तोरू सो गई थी। कितनी सहज निस्संग निद्रा थी उस अबोध की। चेहरे की ओर देखकर मेरा मन कचोट गया। रास्ते भर मैं गाड़ी से एक बार भी नहीं उतरी कि कहीं यह गाड़ी भी उसी तरह मुझे छोड़कर बढ़ न जाए और मैं पीछे अकेली छूट जाऊं।
नितांत अकेली। किसी तरह दौड़ लगाते लगाते अंत में दुश्चिंताओं से लंबे क्रम को पार कर गाड़ी बम्बई पहुंच गई। एक क्षण के लिए लगा कि मैं नीचे नहीं उतर सकती, उतरने का साहस नहीं है। बेबी को कंधे से लगाकर सामान संभाले अभी मैं डिब्बे के दरवाजे तक गई थी कि लगा जैसे मेरे पैर किसी ने बांध लिए हों। मैंने देखा, वही थे, बिल्कुल ठीक वही, शोभन, बेचैनी से प्लेटफॉर्म पर खड़े इधर उधर नजर दौड़ाते हुए। तो शोभन आ गए? यह सच है या दीवा स्वप्न? एक जिद, कठोरता, निर्ममता, सब कुछ यूं घुल जाएगी ऐसा सोच नहीं पाई थी। मन आर्द्र होने आया, आंखें गीली हो गई। मोहाविष्ट थोड़ी देर ज्यों की त्यों खड़ी रही और फिर अचानक मैंने अपना हाथ थोड़ा सा ऊंचा किया, मेरे कंठ तक आया, शोभन। और तभी पैरों के नीचे से किसी ने कोई चीज खिसका ली। शोभन के चेहरे पर एक खुशी दौड़ी। हाथ उठाकर हेलो कहते हुए बगैर मेरी तरफ ध्यान दिए वो दाईं ओर के एक डिब्बे की ओर बढ़ गए। उस दूसरे डिब्बे से जो उतरा उसे ना चाहकर भी मैंने देखा। उनका एक नाटककार मित्र राजहंस पहले दर्जे के डिब्बे से कूद कर उनके गले से लिपट गया। मुझे लगा जैसे चारों तरफ जंगल हो जिसमें ऐंठ ऐंठ कर लकड़ियां जलती हुई चटक रही हों। भरसक यह चाहते हुए कि उधर उस जलन की तरफ निगाह ना जाए, मैं बच्ची को संभालते हुए भीड़ में डूब कर प्लेटफॉर्म से बाहर आ गई। मन बुरी तरह जल रहा था, अंतःस्थल छलनी हो चुका था, एक एक स्नायु जैसे टूट चुका था, मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। जैसे तैसे टैक्सी बुलाई, टैक्सी पर बैठी और लंबी सांस लेकर थोड़ी स्थिर हुई थी कि सामने के शीशे से देखा, टैक्सी के ठीक आगे एक सुरमई रंग की फिएट जा रही थी। गाड़ी के पिछले शीशे पर दो चेहरे दिख रहे थे, शायद वे चेहरे कातर थे। मुझे देखते पाकर चेहरे फिर मुड़ गए, लेकिन वह कातर उत्सुकता दबी नहीं रही। उन्हें शायद लग रहा था कि मेरी टैक्सी उनका पीछा कर रही है। हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे निश्चिंत होंगे, बल्कि जिस तरह पीछे घूम घूम कर वे टैक्सी की ओर देख रहे थे उससे लगता था कि वे कहीं भयभीत भी हैं। मुझे विश्वास है कि वे निश्चय ही भयभीत हो रहे होंगे, दोनों, शोभन और राजहंस, दोनों ही। संभव है कि राजहंस उस समय शोभन की कातरता के प्रतिबिंब बन गए हों। वैसे भी किन अर्थों में वे शोभन से भिन्न रहे हैं नहीं कह सकती। प्रिया पत्नी को पागल घोषित किया था राजहंस जी ने भी। नाटक लिखने के पहले नाटक खेला भी था। सब कुछ छीन कर पत्नी को कहा था कि वह पत्नी नहीं रही। एक दूसरे के चेहरे में अपने अपने नाटक की परछाइयां पढ़ते हुए उन दो भयभीत प्राणियों का पीछा मेरी टैक्सी ने कब तक किया मैं नहीं जानती। और फिर सहसा एक जगह से उनकी गाड़ी दूसरे रास्ता पर मोड़ ली। मुझे पता था कि इतनी जल्दी वह इस जगह से तो उनका रास्ता अलग नहीं होता, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझकर अपने ड्राइवर से वहीं मुड़ जाने को कहा था। अच्छा हुआ कि वे ही अलग मुड़ गए। आह नियति! तोरू को कहीं दो क्षण के लिए भी यह मालूम हो पाता कि उसका वह चिर प्रतीक्षित पिता चिर कायर होकर रास्ता बदलकर चला गया तो जाने वह क्या सोचती। संभव है उसका शैशव इसकी परिभाषा समझ ना पाए, लेकिन क्या आजीवन इसकी परिभाषा उसके लिए अनजानी ही रह सकती है? अनजानी ही रखी जा सकेगी? तोरू सो रही थी, उसके खोए भोलेपन को जीवन के मरु की रेतीली परिभाषा भी छू नहीं सकती। क्या कितना बड़ा आश्वासन है! काश वह अबोध समझ पाती कि आज उसका दर्प भरा महत्वाकांक्षी पिता कितना दयनीय हो उठा है, अपने अपराधी अंतर्मन के कारण अपने आप से भयभीत। टैक्सी अब अपेक्षाकृत वीरान लंबी सड़क पर दौड़ रही थी। टैक्सी की खुली हुई खिड़की से ताजी हवा का एक झोंका आया। फागुन की इस समुद्री गंध भरी हवा के कोमल झोंके का यूं सहला जाना कुछ सुखद लगा। यही महीना है फागुन का, सुगंध भरा, न गर्मी न सर्दी, जूही, चमेली, रात रानी, टेसू और कामिनी के सौरभ से भरा फागुन। समझ में नहीं आता कि मेरे जीवन का हर मोड़ उसी फागुन से क्यों शुरू होता है। जीवन के हर मोड़ पर यही हवा क्यों मुझको छू जाती है। सुखद आश्वासन के एक क्षण के बाद स्नायु में अनहोनी घटना की आशंका भर गई। मन में उदासी का अंधेरा छा गया। विवश थी, जाती भी कहाँ। ना चाहते हुए भी बरसों के परिचित गुरुजन के द्वार पर टैक्सी रुकवा दी। छोटी सी कोठी की नन्ही सी वाटिका के फाटक पर श्वेत पटिया पर लिखा हुआ एक नाम देर तक पढ़ती रही, डॉक्टर शशिकांत। तोरू जाग गई थी, शायद उसे भूख भी लगाई थी, यात्रा के कारण थक भी चुकी थी, लेकिन उस नन्ही सी वाटिका को देखकर वह खुश हो गई। मैं वह छोटा सा लकड़ी का फाटक खोलने के लिए अपने आप को बांध रही थी कि द्वार पर डॉक्टर शशिकांत की सौम्य आकृति दिखाई दी। थोड़ी देर अपरिचित को पहचानते से खड़े रहे और फिर 2 कदम आगे आ गए। यात्रा और यातनाओं के कारण मेरी आकृति संभवतः बदल चुकी थी। कई बरस पहले उन्होंने देखा था और उसके बाद वे बम्बई आ गए थे। उन्हें अनुमान भी नहीं रहा होगा कि मैं यूं अनायास कभी उनके यहाँ पहुंचूंगी। मुझे पहचानने में उन्हें कुछ समय लगा और वे अवाक रह गए। बिना किसी पूर्व सूचना के अबोध बच्ची को साथ लेकर बिल्कुल अकेले उनके यहाँ क्यों और कैसे आ गई। जीजी ने पहचाना तो गले लगा लिया। वे भी स्तब्ध थी। बैठते ना बैठते मैंने उनसे कह दिया कि मैं शोभन को तोरू सौंपने आई हूँ। उनके बच्चों की आंखों में पहले तो एक अजनबीपन आया, लेकिन फिर वह आश्वस्त हो गए।
नन्ही मुन्नी तोरू गौरैया की तरह कमरे में फुदकने लगी। बच्चे तोरू के आसपास व्यस्त हो गए। उन्हें अपने मनोरंजन का साधन मिल गया। मेरे मन में हल्का संकोच भर आया कि आते समय मैं इन बच्चों के लिए कुछ नहीं लाई। मन में अनमनी हो आई। मैंने महसूस किया कि जीजी और शशिकांत जी भी अनमने हो उठे हैं। मेरे मन में भी संकोच आया कि शायद मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब वापसी भी संभव नहीं थी। जो कुछ भी हो, अब स्थिति का सामना करना ही होगा। थोड़ी देर बाद भी गहन गंभीर वातावरण को सहजता की तरफ लौटाते हुए शशिकांत जी बोले, कुंतल बहन, अब अपना हाथ धो लीजिए, खाना खाकर आराम कीजिए। सफर से थक गई होंगी, फिर निश्चिंत होकर बात करेंगे। जो भी समस्या है धीरज से निपटाई जाएगी। ईश्वर सब ठीक करेगा। उनके शब्दों में मुझे आश्वासन महसूस हुआ। किसी सीमा तक मन का तनाव भी सहज हो गया। जीजी ने बाथरूम तक पहुंचा दिया और खुद नौकर को खाना तैयार करने को कहने चली गई। जब सब कुछ पराया हो जाता है तब थोड़ा सा भी अपनापन मन को भिगो जाता है। बरसों के बाद किसी स्नेह शक्ति से हरे भरे परिवार की ममता ने अपनेपन की एक किरण मुझे दी थी। वह एक किरण जलते हुए अंतस्थल पर शीतलता के छींटे डाल गई। बहुत धीरे धीरे थके लेकिन शांत मन से शीतल जल की धारा में नहाकर जब मैं बाहर आई तो मन पहले से ज़्यादा सुस्थिर हो चुका था। हम सबने मिलकर खाना खाया। बरसों बाद पहली बार उस स्नेह भरे खाने में एक तृप्ति थी। हाँ, मन की उदासी बीच बीच में घिर घिर आती थी। शशिकांत जी से उदासी के वे क्षण छिपे नहीं थे। अंततः एक बार उन्होंने टोका भी था। एक बात कहूँ कुंतल, तुम उम्र में बहुत छोटी हो। दुख या सुख दोनों ही से सटकर बैठना अच्छा नहीं होता। सुख से ज़्यादा लिपट कर बैठने से सुख के अपरिचय का आनंद नहीं रहता, वह उकसा देता है। और दुख से ज़्यादा लिपटने पर वह अंतस्तल को खाता है। मेरी आंखें भीग आईं, लेकिन सत्य के उस सहारे ने आंसुओं को थाम लिया। तोरू खा पीकर फिर बच्चों में मस्त हो गई थी। मन में करुणा हो आई कि यहाँ वह नियति से कितनी निस्संग है। उसे क्या पता कि अपनी माँ से अलग होकर वह किस नियति को सौंपी जा रही है। दिल्ली से चलते समय उसने पूछा था, माँ, हम छुक छुक पर चढ़कर कहाँ जा रहे हैं? तुम पापा के लिए पूछते थे ना बेटा, हम दोनों पापा के पास जा रहे हैं। मैंने उससे कहा था। रास्ते भर वह यही दोहराती आई थी, पापा के पास जा रहे हैं, पापा के पास जा रहे हैं। सांझ ढल रही थी। सूरज दिन भर तपने के बाद समुद्र के उस पार क्षितिज में उतर गया था। तोरू ट्रेन के सफ़र से थकी थी। बच्चों से कहानियाँ सुनते सुनते सो गई थी। जीजी मेरी गाथा में डूबी थी कि द्वार पर आकर शशिकांत जी बोले, सुनो, मैं ज़रा शंकर भाई के यहाँ से होकर आता हूँ। शंकर भाई को शशिकांत जी ने उस शाम मेरी सारी कथा बताई थी, यह बाद में मालूम हुआ। उन्हें शशिकांत जी ने यह भी बतलाया था कि कुंतल शोभन को अपनी बेबी लौटाने आई है। जीजी ने मुझे बताया था कि शंकर भाई खुद भी यह सब सुनकर चिंता में डूब गए थे। इसके आगे की गाथा से मेरा परिचय सीधा नहीं है। मुझे जीजी के पास छोड़कर शशिकांत जी बहुत रात गए तक बाहर ही रहे, जाने कहाँ कहाँ भटके। आशंकाओं और दुश्चिंताओं के अंधेरे में करवट लेती मैं उन क्षणों में क्या बीता नहीं जान पाई थी। बहुत बाद में एक एक अंश जोड़कर उन कुछ घंटों की नितांत नाटकीय गाथा पूरी हुई थी। शशिकांत जी का स्वभाव गंभीर था। उन्होंने कम ही बताया, लेकिन शंकर भाई ने उत्तेजना के उत्साह में एक एक बात सुना दी थी। शशिकांत जी से सब कुछ सुनकर शंकर भाई स्तब्ध हो गए थे। फिर उन्होंने ही सुझाया था कि अच्छा हो, जो कुछ बात होती है शोभन से अभी इस समय हो जाए। रात को ही टैक्सी लेकर वे दोनों वहां से कोई 15 मील दूर शोभन के घर पहुंच गए थे। शोभन शशिकांत जी और शंकर भाई को देखकर किसी सीमा तक आतंकित हो उठे थे। शोभन अपने एक मित्र के साथ बैठे उत्तेजित स्वरों में कुछ कह रहे थे। मीनल सामने खड़ी थी। मीनल का अंतिम वाक्य शशिकांत जी ने जो सुना, उससे यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि उत्तेजित वातावरण में बातचीत का केंद्र कुंतल ही थी। शोभन संकोचवश आगे नहीं बोल सके, लेकिन मीनल अपने वश में नहीं थी। शंकर भाई और शशिकांत जी की उपस्थिति के बावजूद उसने कह डाला कि कुंतल फिर क्या कोई नया विस्फोट करने आई है? वह पागल है और कुछ भी कर सकती है। शोभन की खामोशी से ही मीनल में थोड़ा अंतर आया। अपने क्षोभ का उबाल उतार कर वह चुप हो गई। उसका चेहरा किसी बिल्ली की तरह वहसी हो आया था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद शशिकांत जी ने कहा था कि अगर शोभन अपने आप को संयत रख सके तो वे कुछ कहना चाहेंगे। शोभन ने विनम्र होकर उनकी बात सुनी थी। शशिकांत जी ने बहुत धीरे धीरे कह डाला था कि मैं किस तरह अकेली बम्बई पहुंची थी बेबी को सौंपने। बात बहुत संयत ढंग से कही गई थी, लेकिन शोभन और मीनल एक साथ उत्तेजित हो उठे थे। जंगली बिल्ली की तरह अपना दुबला पंजा झटकते हुए मीनल चीखी, मैं यह सब नहीं सह सकती, मुझसे यह सब ना हो सकेगा। उसका दिमाग सही नहीं है, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती। माँ जी 2 साल से अलग खाट से लगी हुई हैं, उसकी बच्ची को यहाँ संभालेगा कौन? मेरे बस की बात नहीं है। शोभन के मित्र संकुचित हो उठे। शायद प्रतिवाद उनके कंठ तक आया, लेकिन वे उसे पी गए। फिर बहुत दबे स्वर में उन्होंने कहा, हाँ, छोटी बच्ची की समस्या तो होगी, और फिर आपकी तबीयत तो काफ़ी खराब रही है। शशिकांत जी ने थोड़ी तीखी आंखों से उनकी ओर देखा
तो वो संकुचित होकर चुप हो गए। थोड़ी देर सभी चुप रहे। फिर शशिकांत जी अपने गंभीर स्वर में बोले, शोभन, तुम मुझसे छोटे हो, मेरे विद्यार्थी भी रह चुके हो, लेकिन जो कुछ भी कहूँगा वह उस नाते नहीं। तुम विद्वान और समर्थ हो, रचनाकार हो, समाज के एक जिम्मेदार सदस्य हो। इस नाते ही जो बात कहूँगा उसको सम्मान दोगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यह सच है कि कुंतल और तुम्हारे बीच अब सद्भावना शेष नहीं है, लेकिन वह बच्ची तो इससे परे है ना। शोभन अचानक कुछ बोलने को हुए, लेकिन शशिकांत जी ने उन्हें रोक लिया। मुझे बात पूरी कर लेने दो शोभन, फिर तुम जी खोल कर अपनी बात कह देना। तुम प्रबुद्ध हो, निर्णय तो तुम्हें ही लेना होगा। तुम्हारे और कुंतल के बीच सद्भावना का जो सूत्र टूटा है, सच कहो, क्या उसमें तोरू का हाथ हो सकता है? उसे क्यों दंड देते हो? दोष मान लिया कुंतल का ही है, बच्ची ने क्या किया है? तुम्हारी बच्ची तुम्हें छोड़कर और किसका आश्रय लेगी? शोभन बहुत गंभीर हो आए और देर तक कुछ सोचते रहे थे। शंकर भाई और शशिकांत जी एक सीमा तक आश्वस्त हो गए थे कि शायद बात शोभन पर असर कर गई है, लेकिन शोभन ने एक लंबी सांस लेकर अपना चेहरा ऊपर उठाया और बोले, शशिकांत जी, आपकी बात का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन आप कुंतल को नहीं जानते। कल को वह हंगामा खड़ा करेगी तो आपका भी वश नहीं चलेगा। अगर उसने यह शोर मचाया कि बेबी को हमने ज़बरदस्ती छीन लिया है तो हम सब के लिए संकट हो जाएगा। मुझे क्षमा कीजिए शशिकांत जी, मैं मजबूर हूँ। शशिकांत जी का चेहरा खिंच गया था। शंकर भाई उत्तेजित हो उठे थे। शोभन की ओर झुककर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, शोभन जी, आपका हठ निर्मम ही नहीं अमानवीय भी है। कुंतल जी इतनी ज़्यादा बीमार है, खुद चलकर न जाने कैसे बंबई पहुंची है, पता नहीं कितने दिन जिएंगी, और आप हैं कि अपनी बच्ची को सहारा नहीं देना चाहते। आप उसे अनाथ गंदी गलियों में भटकने को छोड़ देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप साहित्यकार हैं, साहित्यकार समाज के ही सदस्य हैं। आपका दायित्व हम सब साहित्यकार मिलकर निभाएंगे। शोभन स्तब्ध होकर बैठ गए। कमरे में मनहूसियत की घुटन भर गई। ऐसा लगने लगा कि शोभन की सांस घुट रही है। मीनल चुपचाप उठकर अंदर चली गई और शोभन पत्थर की मूर्ति की तरह जमकर बैठे रहे। शशिकांत जी ने स्थिति को पहचाना, हाथ जोड़कर शोभन के कंधे पर रख दिया और सांत्वना देते हुए से बोले, शोभन, तुम क्या जिम्मेदारी से भागोगे? सोचो शोभन, सोचो। कमरे में फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद शोभन ने जैसे अपने साहस को समेटा और कहा, ठीक है शशिकांत जी, आप मेरे बड़े हैं और मुझे यह आदेश दे सकते हैं। मैं इनकार भी नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मेरी भी माननी होगी। बच्ची मैं अदालत के जरिए ही लूँगा, स्टाम्प पेपर पर लिखकर समझौता होगा। बाकी ये सब कैसे होगा आप सोच लीजिए, और मुझे भी सोचने के लिए कुछ समय तो आपको देना ही होगा। वकील से सलाह करूँगा, फिर जैसा आप ठीक समझेंगे वो ऐसा ही हो जाएगा। शशिकांत जी ने स्नेह से उनके कंधे दबाए और आभार प्रकट किया। शंकर भाई थोड़े क्षुब्ध जरूर थे, लेकिन वे भी शांत हो गए थे। थोड़ी सी औपचारिक बातचीत के बाद शशिकांत जी उठ खड़े हुए। दरवाजे तक आते आते उन्होंने कहा, बुरा मत मानना शोभन कि इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारे यहाँ आया तो इतने अप्रिय प्रसंग के सिलसिले में। शोभन भी सहज हो चले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, लज्जित न करें आप, इतनी रात गए, इतनी दूर से आ पाए, मैं तो आतिथ्य भी न कर सका। चलते चलते तय हुआ था 18 मार्च 1962। डायरी में यह तारीख पड़ी हुई है। 17 मार्च की उस निर्णायक रात्रि के बाद केवल कुछ घंटों के अंतर से ही 10 बजे के करीब वकील के तय हो जाने के बारे में फ़ोन आया शशिकांत जी के पास। वकील तय हुआ है। माँ और बेटी के बीच दीवार खड़ी करने के लिए वकील खड़ा किया गया है। यह सोचकर मन जाने कैसा कैसा हो गया था। अंदर कहीं कुछ कचोटने लगा था। कैसा होता है वह क्षण जब माँ अपनी एकमात्र बच्ची से अलग होती है। इसके बारे में सोचना शायद सहज है, भोगना बहुत मुश्किल। तोरू बहुत खुश थी। नई जगह पाकर वह किलक किलक उठती थी, बार बार हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी। उसका इस तरह खुश होना मन को और अधिक बींध रहा था। मन पत्थर से भी अधिक भारी हो रहा था। क्या उसके बिना जिया जा सकेगा? क्या उसके बिना मन को बांध सकूंगी? वह क्षण कैसा होगा जब तोरू को अंतिम बार सीने से चिपकाकर हमेशा के लिए अलग करना पड़ेगा। मन में हुआ कि धकेल कर मैं उस निर्मम क्षण को दूर फेंक दूं, लेकिन वह निर्मम क्षण अब मेरे वश में नहीं था। उसे दूर फेंक सकना मेरे हाथों में नहीं था। जैसे विवशता की एक लंबी रस्सी बराबर फंदे की तरह गले में कसती जा रही थी। फोन आ चुका था। उस क्षण के आने में भी ज़्यादा देर नहीं थी। शशिकांत जी ने कहा था कि शायद 2-3 बजे तक वे सब, शोभन के मित्र वकील और संभवतः मीनल आ जाएंगे। घंटा भर लगेगा या शायद कुछ समय ज़्यादा लग जाए। उसके बाद तो फिर बिना तोरू के ही लौटना होगा। ऐसी दुविधा के क्षण शायद बहुत छोटे होते हैं, तभी ना चाहते हुए भी घंटे पर घंटे बीतते चले गए। जैसे बहुत ढाल वाली धरती पर अनायास ही सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई गाड़ी लुढ़कती ही चली जाती है, उसी तरह क्षण पर क्षण बीतते ही चले गए और अंततः लगभग 2:30 बजे शशिकांत जी ने कहा कि वे लोग आ गए हैं और बाहर गाड़ी में हैं। शशिकांत जी ने यह कहा तो यातनाएं की रेखा उनके चेहरे पर भी उभर आई।
मुझे पता था कि इस तरह तोरू को माँ से अलग होने में अपना योगदान समझकर वे पीड़ित थे। सोचने का अब समय नहीं था। जो अंतिम क्षण मेरे भय का कारण था वह आ गया था। 17 मार्च 1962 से 18 मार्च 1962, कुल 1 डेढ़ घंटे के अंदर मातृत्व के इतिहास की सबसे भयानक घटना किसी तूफान की तरह आई और चली गई थी। डायरी के इन पृष्ठों को देखकर विश्वास नहीं होता कि जीवन की इतनी कठिन परीक्षा कौन सा हृदय दे सकता होगा। किसी यंत्र की तरह जल्दी जल्दी नहला धुलाकर तोरू को नए कपड़े पहनाए थे। उसकी प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। छोटी सी वह बच्ची यह जरूर समझ गई थी कि उसे कहीं जाना है, लेकिन कहाँ और किन परिस्थितियों में जाना होगा यह उसकी नन्ही समझ से बाहर था। उसकी खुशियों का क्रम टूट न जाए इसलिए बलात् मुस्कुराना भी पड़ा था। अजीब खामोशी और उदासी पूरे वातावरण में छाई हुई थी। हम सब सहमे और कुंठित थे। किसी में इतना साहस नहीं था कि एक दूसरे से कुछ बोले। शायद शब्द ही नहीं थे किसी के पास। शशिकांत जी ने शोभन को बाहर जाकर कह दिया था कि वे एक निश्चित जगह पर पहुंचे, बाकी सब वहीं आ जाएंगे। जाने के लिए टैक्सी आ गई तो अंतर्मन रो उठा। शंकर भाई साथ थे, शशिकांत जी, उनकी पत्नी और मैं तोरू के साथ टैक्सी के पिछले सीट पर। तोरू जापानी गुड़िया की तरह सामने की सीट के तकिए के सहारे खड़ी होकर किलकारियां भर रही थी। अचानक उसके एक वाक्य ने मेरे डूबते मन को फिर धक्का दिया। तोतली भाषा में उसने पूछा, मम्मी हम सब कहाँ जा रहे हैं? शशिकांत जी उसके बाल सहलाते हुए बोले, तोरू, तुम पापा के पास जाना चाहती थी ना? तोरू और ज़्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वह एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लोग परिवेश से बिल्कुल निस्संग बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। वे कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेजों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर आगे बढ़े। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए। उनके साथ वाला अपरिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज़ आई, माँ, मेरे पापा कौन है, कहाँ हैं? ऐसा लगा जैसे शोभन की शिराओं में एक कंपन हुआ हो। वे कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला, धीरे से बोले, ठहर जा बेटे, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं और मैंने देखा 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठे और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहम गई। उनकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूँ तेरा पापा बेटे। स्वर से लगा कि वे थोड़े आर्द्र हो आए थे। तोरू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वह संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर में सहज हो गई। मीठी आवाज में बोली, पापा, तुम हो मेरे पापा? अब वे स्वयं भी अस्थिर हो उठे थे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा। वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज़ तैयार कर लिया है? हाँ, कागज़ तो तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज़ शशिकांत जी की ओर बढ़ा दिया। मोटे स्टाम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षरों में क्या लिखा है उस समय मैं चाह कर भी ना देख सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभन के नाटककार मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर आया। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूँ वह कागज वे पहले से ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मैंने निगाह जमाई, लेकिन पढ़ा कुछ भी ना जा सका। आंखें तरल हो आई थीं, शब्द तैर रहे थे और शब्दों के अर्थ जाने कहाँ डूब रहे थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिल भी जाता तो फायदा ही क्या था। अब जीवन का ही अर्थ हो चुका है तो इन शब्दों का अर्थ खोजना व्यर्थ है। कागज ज्यों का त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। उस दिन रेस्टोरेंट के उस रहस्यमय वातावरण में एक छोटे से जीवन की अंतिम निशानी तोरू शोभन को सौंप कर मैं कैसे घर आई थी या नहीं पता। कागजों पर दस्तखत हुए थे। शंकर भाई, शशिकांत जी, श्रीमती शशिकांत, राजहंस, शोभन के वकील, मेरे और शोभन के सम्मिलित हस्ताक्षरों से युक्त वह कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कानून की नीरस शर्तें किस तरह एक जीवन इकाई को अपने आप में लपेट लेती हैं यह मुझको अब मालूम हो सका। कागज में सिर्फ इतना था कि इतने दिन के विवाहित जीवन में जो तोरू एकमात्र संबंध बची थी उसे मैं उन्हें सौंपती हूँ। इस बात का हक मुझको नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी अपनी बेटी मानूं या अपने पास रखूं। साल में एक बार उसे देखने की अनुमति होगी, लेकिन बिना यह बताए हुए कि मैं उसकी माँ हूँ। मिलने का स्थान और समय शोभन की अनुमति से तय होगा। थोड़े से भारी भारी क्षणों में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट गया।
मैं समझ रही थी कि शोभन तोरू को क्यों इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। उन्हें पता था कि माँ से उसे अलग करके रख पाना दुष्कर होगा। बच्चे को लेकर सबसे पहले वे स्वयं ही रेस्टोरेंट से बाहर आए, कार की ओर ले जाकर बोले, बेबी, गाड़ी पर बैठोगी? तोरू खिल गई। तुम्हारी गाड़ी है पापा? हाँ बेटे, मेरी भी, तेरी भी। बैठोगी ना गाड़ी पर? कहते कहते उन्होंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। तोरू पक्षी की तरह फुदक कर अंदर चली गई और अंदर से आवाज़ देती हुई बोली, तुम भी आओ ना पापा, मम्मी तुम भी आओ ना। एक गहरे सन्नाटे के बाद आशंकित तोरू ने फिर पूछा, मम्मी रोती क्यों है पापा? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भी क्या जा सकता था। एक पलायन की भावना शोभन के मन में भर गई। जैसे तैसे वह कार में बैठे और ड्राइवर से बोले कि घर चलो। आगे बढ़ चली गाड़ी से आती तोरू के रोने की आवाज़ मेरे कानों से कलेजे तक उतर गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी।